चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा डे 13। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम पढ़ेंगे डे 13 से डे 16 तक मुग़ल, बुंदेली और अवध शैली से घरानों, लोक नृत्य और लोकगीतों का 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डे 13। सबसे पहले बात करते हैं मुग़ल चित्रकला शैली की। भारत में मुग़ल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। वह फारस से दो महान चित्रकारों को, मैं इसको और जूम कर देता हूँ, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद को अपने साथ लाया था। ठीक है, जहांगीर का काल स्वर्णकाल कहा जाता है चित्रकला के लिए। ठीक है, इसमें इसके काल में एक था उस्ताद मंसूर पक्ष चित्रकार और एक था अबुल हसन, ये इसके दरबार के रत्न थे। ठीक है, रत्न थे। ठीक है, एक चीज़ है इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ। अकबर, वेट ए मिनट, अकबर जो है के दरबार में दो प्रमुख कलाकार थे। एक था ख्वाजा अब्दुल समद और दूसरा था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। तो अकबर ने इसको बोला था क्या, इसको श्री कलम, हाँ श्री कलम बोला था। श्री कलम मतलब मीठी कलम, श्री मतलब मीठी कलम। ठीक है, ये ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर इन्हें अपने दरबार में लेकर आए थे। ऐसे ही मोहम्मद हुसैन जो कश्मीरी थे, इनकी ये मतलब कैलीग्राफर थे। ये कैलीग्राफर थे मतलब इनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। कैलीग्राफर। अकबर ने इसको उपाधि दी थी जरी कलम। यह कह सकते हैं सोने की कलम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ख्वाजा अब्दुल समद और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। और बाकी आपको मैं बता चुका हूँ, हुमायूं के दरबार में थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, है ना। ये वही अब्दुल समद है जो कि श्री कलम की उपाधि से सम्मानित होंगे अकबर के शासनकाल में। और जहांगीर के दरबार में थे उस्ताद मंसूर जो कि पक्षी चित्रकार थे, और हसन, ये इनके दरबार के रत्न थे। अब बात चलते हैं आगे ब्रज की सांझी कला की। ब्रज की सांझी कला ऐसी ही दिखती है कुछ। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। यह कला मुख्य रूप से गोबर और ताजे फूलों का उपयोग करके जमीन या दीवारों पर बनाई जाती है। यह पूरी तरह से राधा कृष्ण के जीवन को समर्पित है। मुख्य रूप से पितृपक्ष मतलब श्राद्ध के दौरान अविवाहित लड़कियों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसे कहते हैं मथुरा की सांझी कला। अगर क्वेश्चन आएगा कि सांझी कला कहाँ की है, तो वो मथुरा की है। आगे बुंदेली चित्रकला शैली। बुंदेली ये जो है ये बुंदेली चित्रकला शैली ही है। ये मुख्य रूप से झांसी, ओरछा और महोबा क्षेत्र में विकसित हुई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भित्ति चित्र है, मतलब दीवारों पर बनाई जाती है। बुंदेलखंड के किलों और महलों की दीवारों पर रामायण और महाभारत और कृष्ण लीला के चित्र बनाए गए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अवध शैली की। मुगल दरबार के पतन के बाद चित्रकारों ने लखनऊ या मतलब जैसे अवध का रुख किया था, क्योंकि वहाँ तो औरंगजेब वगैरह आ गए थे। जहांगीर के दरबार तक तो जो चित्रकारी थी उसको बहुत सम्मान मिलता था, बहुत उसको कहते थे प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन उसके बाद जैसे औरंगजेब वगैरह आए तो फिर ये सब चीज़ें कम हो गई। तो वहाँ से जो चित्रकारों हैं उन्होंने भागना पलायन स्टार्ट किया और कहाँ, लखनऊ, कोई इधर अवध क्या कह रहे हैं मथुरा साइड चला गया, ऐसे बंगाल चला गया, ऊपर कश्मीर चला गया, इस तरह की चीज़ें हुई। तो अवध शैली में क्या है कि यहाँ की चित्रकला में नवाबों की विलासिता, पशु पक्षियों की
लड़ाई और राज दरबार के दृश्यों की प्रधानता है अवध शैली में। ठीक है, पशु पक्षियों की लड़ाई, नवाबों की विलासिता और राज दरबार के दृश्यों की प्राधानता है। अब बात करते हैं आधुनिक चित्रकला और लखनऊ आर्ट कॉलेज का ट्रैक क्या है। ये लखनऊ कला व शिल्प महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1911 में हुई। अब इनके बिना इस चीज़ को आप मतलब पूरा नहीं कर सकते। इनका नाम है असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार 1925 में असित कुमार हलदार इसी कॉलेज के, किस कॉलेज के, इसके लखनऊ कॉलेज व शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। आयोग सीधा पूछता है लखनऊ आर्ट कॉलेज का पहला भारतीय प्रिंसिपल कौन था, तो असित कुमार हलदार था। इन्होंने यूपी में वॉश और टेम्परा नामक नई चित्रकला की शुरुआत भी की। अब ये वॉश और टेम्परा है क्या, आप ये देख रहे हैं ना, ये वॉश और टेम्परा से बनाई गई है। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग टेक्निक हैं। वॉश में क्या करते हैं कि मतलब वो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने भी काफ़ी यूज़ की थी वॉश को, कि हमने पेंटिंग की और उसको फिर वापस पानी से बार बार भिगोया और धोया जाता था, जिससे कि कलर जो है वो बहुत फीका फीका सा लगे। और टेम्परा में क्या है कि कलर को स्थायी बनाने के लिए ना, जैसे अंडे की भुर्जी, फूलों का रस, दूध, इस तरह का यूज़ किया जाता था ताकि जो रंगों है, कलर है, उनका स्थायित्व पकड़े, कलर जो है वो गहरे हों, स्थायित्व हों। ये दोनों अलग अलग अपनी शैलियाँ हैं। आगे चलते हैं। चमन सिंह चमन, ये यूपी के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने चित्रकला और मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। तो अगर आ जाए एक नाम दे देगा कि कौन सा चित्रकार है, कौन सा आर्किटेक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। अगला अमृता शेरगिल, इनका जन्म तो हंगरी में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली यूपी का गोरख जिला रही है, अमृता शेरगिल। ठीक है, तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको, जब बात निकली ही है तो आगे तक जाएगी। अमृता शेरगिल का जन्म जो है वो तो हंगरी में हुआ था, ये तो आपको पता चल ही गया है। इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इनको ना पेरिस का ना पेरिस के ग्रैंड सैलून होता है, ग्रैंड सैलून, तो इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिलाएं थी। ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला थी, मतलब ये चित्रकला की में ही होता है। ठीक है, और कमाल की बात है कि इनकी पेंटिंग है, इनका नाम है जैसे थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल की, ब्राइड्स टॉयलेट, यंग गर्ल्स और द स्टोरी टेलर। ये इनकी कुछ थीम है, जो इनकी कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग है जो काफ़ी मशहूर हुई थी। ठीक है, इनका जो देहांत हुआ था वो 1941 में पाकिस्तान में हो गया था। तो ये अमृता शेरगिल है। अच्छा, इनका एक नाम भी है, इन्हें भारत की फ्रिदा kahlo कहते हैं। फ्रिदा kahlo कहा जाता है, याद रखोगे आप। आगे बात करते हैं चमन सिंह की। ये मेरठ में हुए थे। मेरठ यूपी। ठीक है, और मेरठ का जो प्रसिद्ध एक संस्थान है स्कूल ऑफ आर्ट्स, उसके प्रिंसिपल के रूप में। ठीक है, तो स्कूल ऑफ आर्ट्स जो मेरठ है उसमें प्रिंसिपल आज भी हैं, अभी हैं। ठीक है, कभी आप सोचो कि चले गए। और मेरठ के मवाना रोड स्थित अपनी जो चमन आर्ट गैलरी है और नगीन पब्लिकेशन के माध्यम से अपनी कला प्रदर्शनियों का आयोजन करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्षेत्रीय वास्तुकला के बारे में बात करते हैं, जिसे अवध की वास्तुकला, लखोरी ईंटों का जादू। अवध की जो इमारतें हैं जैसे बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, इनकी पहचान लखोरी ईंटों का उपयोग है। ये ईंटें आकार में बहुत छोटी, पतली लेकिन बेहद मजबूत होती थी। इन्हें जोड़ने के लिए उड़द की दाल, गुड़, सीप और चूने के गारे का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, मैं आपको बता चुका था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा किसने बनवाया था। अकाल जब पड़ गया था तो राहत कार्य के लिए असफुद्दौला ने बनवाया था। चलो मैंने यही बता दिया। मछली का प्रतीक, अवध की वास्तुकला में जुड़वा मछलियों का डिजाइन हर जगह देखने को मिलता है।
उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्ह का मुख्य हिस्सा भी है, ये आपने देखा होगा। छतर और मंजिल, इसका निर्माण नवाब सादत अली खान ने शुरू किया था और नसीरुद्दीन हैदर ने पूरा किया। ये लखनऊ में है छतर मंजिल। इसके ऊपर सोने का एक विशाल छाता मतलब छतरी भी लगा है। और ये है लखोरी ईंटों का जादू, इन्हें कहते हैं लखोरी ईंटें, ठीक है, छोटी छोटी लेकिन बेहद मजबूत। अब बात करते हैं बुंदेली वास्तुकला की, किले और छतरियाँ, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। कालिंजर का किला बांदा, यह अभेद्य किला बुंदेली वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा, कालिंजर का किला जो बांदा में है, इसके बारे में एक चीज़ और प्रसिद्ध है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। महोबा और देवगढ़, महोबा के चंदेल कालीन मंदिर और तालाब जैसे कीरत सागर हो गया, बुंदेल की विशिष्ट जल प्रबंधन और वास्तुकला को दर्शाते हैं, ठीक है। महोबा के चंदेल का कालीन मंदिर और तालाब। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसी ऐसी छतरियाँ होती थी, छोटी छोटी छतरियाँ, ठीक है, ये बुंदेलखंड में फेमस थी। तो अब तक जितना हमने पढ़ा है उसका एक थोड़ा सा रिवाइज मार लेते हैं। सांझी कला, ब्रजशेद, गोबर और फूलों से बनी भित्ति, भित्ति मतलब दीवार की चित्रकला। वास और टेम्परा शैली अजित कुमार हल्दार ने स्टार्ट की थी और ये लखनऊ आर्ट ऑफ कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल भी थे और ये कब बना था 1911 में। मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं ने करी थी, मीर सैयद अली, जिसे अकबर और अब्दुल समद को श्री कलम भी कहा था, किसने, अकबर ने। अवध वास्तुकला की पहचान लखनऊ, लखोरी ईंटों का इस्तेमाल और बिना खंभे के वॉल थे। जुड़वा मछलियों का प्रतीक अवध के नवाब, ये राज्य के प्रतीक चिन्ह का भी हिस्सा है। भित्ति चित्र बुंदेलखंड शैली, इन पर श्री कृष्ण की लीलाओं का अंकन होता है। और छतर मंजिल लखनऊ, ये नवाबों की वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है जो कि लखनऊ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने आके अपना डे 13 कंप्लीट कर लिया है। कल फिर मिलते हैं डे 14 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।